हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे उभरा। यूरोपीय समाज मुख्यतः दो भागों में बटा हुआ था, पहला कुलीन वर्ग और दूसरा कृषक। अब हम कुलीन वर्ग के बारे में जानते हैं। तो कुलीन वर्ग में मुख्यतः प्रभुत्वशाली वर्ग के लोग रहते थे। वे अमीर लोग थे। इसके साथ साथ वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक भी थे। फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। एक समान जीवन शैली उनकी होती थी। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों से आपस में जुड़े होते थे। इसके साथ साथ वो काफ़ी छोटे समूह में रहते थे। यूरोपीय समाज का दूसरा भाग है कृषक वर्ग। कृषक वर्ग में जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे। पश्चिम में ज़्यादातर ज़मीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार ही खेती करते थे, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी थी, जिस पर भूदास खेती करते थे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि यूरोप में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि के क्या प्रभाव पड़े। तो आइए हम जानते हैं कि पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास हुआ और वाणिज्यिक वर्गों का भी उदय हुआ। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग जो उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोग थे, उनका भी विकास हुआ। मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था। कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता का विचार भी लोकप्रिय हुआ। अब यहाँ एक वर्ड है उदारवादी। उदारवादी यानी कि लिबरलिज्म। यह शब्द लाइबर शब्द से बना है, जो कि एक लातिन शब्द है जिसका अर्थ होता है आज़ाद। नए मध्य वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। सहमति से बनी हुई सरकार, यानी कि जो भी सरकार बने उसमें जनता की भागीदारी जरूरी होती थी। निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकार की समाप्ति। संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार के पक्षधर थे। इसके साथ ही 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे। तो हमने यह देखा कि किस तरीके से उदारवादी अपनी विचारधारा को फैलाने में कामयाब हुए। अब हम देखेंगे कि उदारवाद से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई। तो इसकी सबसे मुख्य समस्या थी कि वोट देने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही था। नेपोलियन संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस ले आई और उसने महिलाओं को अवयस्क दर्जा देते हुए उन्हें पिता और पतियों के अधीन कर दिया। राज्य से राज्य में चीज़ों के आवागमन पर नियंत्रण लगा दिया गया। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से 39 राज्यों का महासंघ बना दिया। इसमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नापतोल की प्रणाली थी। तो आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं और हम नेक्स्ट टॉपिक में जानेंगे कि रूढ़िवाद का विस्तार कैसे हुआ। तो ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित समस्याओं और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलावों की जगह धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है, वह रूढ़िवाद कहलाता है।